सिस्टर, इनके पति कह रहे हैं कि नीचे एक टांका एक्स्ट्रा लगा दें। जब दर्द से तड़पती तारा के कानों में नर्स की यह आवाज़ पड़ी तो उसकी आंख से आंसू टपक पड़ा। उसे सूरज प्रताप सिंह से ऐसी खुदगर्जी की उम्मीद नहीं थी, जो उसकी तकलीफ से बेखबर सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोच रहा था। वह अस्पताल से डिस्चार्ज होकर ठाकुर हवेली पहुंची तो वहां जश्न का माहौल था, क्योंकि हवेली की सभी बहुओं के यहाँ सिर्फ बेटियां ही थीं, जबकि तारा ने बेटे को जन्म दिया था। तमाम रस्मों से फारिग होकर जब सूरज कमरे में आया तो तारा नन्ही जान को सीने से लगाए ममता की छांव में बैठी थी। बोलो तारा, आज जो मांगोगी मिलेगा। वह उसके करीब आकर फख्र से बोला। मुझसे बात मत करें, आपने सिर्फ अपने सुख के लिए मुझे इस कदर अजियत दी। उसकी आंखों में गहरा दुख था। हाँ, क्योंकि मैं बेटे के होने की खुशी में एक बार फिर सुहागरात मनाना चाहता हूँ, उसने बेहद बेरुखी से जवाब दिया। हवेली का विशाल आंगन गंगा की नरम धूप में नहाया हुआ था। तारा 9 महीने की गर्भवती थी, अपने चारों ओर सूती साड़ी का पल्लू कसकर लपेटे धीमे कदमों से टहल रही थी। हर कदम के साथ उसके चेहरे पर थकान और बेचैनी साफ झलक रही थी। एक हाथ अनजाने में उसके पेट पर था, जैसे अपने अंदर पलती नन्ही जान को सहारा दे रही हो। अचानक उसे अपने पीछे किसी के जूतों की आहट सुनाई दी। वह चौंक कर पलटी। सामने उसका पति सूरज प्रताप खड़ा था। सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने उसका रौब वैसा ही सख्त था जैसा उसका चेहरा, जिस पर इस वक्त साफ गुस्सा नजर आ रहा था। वह कुछ कहती, इससे पहले ही वह तेज कदमों से उसके करीब आया और अपने कंधे पर पड़ा गमछा उतारकर एक झटके से उसके चारों ओर फैला दिया। फिर उसका बाजू मजबूती से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए गरजा, तुम पागल हो गई हो क्या? बिना घूंघट के आंगन में घूम रही हो, वो भी इस हालत में। तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है क्या? कल ही माँ जी कह रही थीं कि औरत को इन आखिरी दिनों में सिर्फ अपने कमरे में रहना चाहिए, खुले आसमान के नीचे नहीं। और तुम यहाँ पेड़ों के बीच ऐसे चल रही हो जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। उसने तारा के बाजू पर पकड़ और कस दी। तुम इस रियासत के ठाकुर की पत्नी हो, तुम पर लाज और पर्दा जरूरी है। तुम अपनी मर्जी कैसे कर सकती हो? तारा ने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या बदतमीजी है ये? आप कहीं भी अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं। कभी इंसान की हालत भी देख लिया करें। सुबह से जी मिचला रहा है, मेरा दम घुट रहा था, सांस नहीं आ रही थी इसलिए बाहर आई हूँ, लेकिन आपको तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी आवाज़ में थकान और शिकायत दोनों थीं। आपको तो बस अपने उसूलों से मतलब है। कभी फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि तारा दवाई ली या नहीं, खाना खाया या नहीं, बस खुदगर्जी की हद है। सूरज उसे घूरता रहा, फिर सख्ती से बोला, मैं पंचायत में कोई खेल तमाशा करने नहीं जाता। गांव का मुखिया हूँ, सैकड़ों फैसले करने होते हैं। हर वक्त तुम्हारी साड़ी का पल्लू पकड़कर नहीं बैठ सकता। और तुम्हें हुआ क्या है? कौन सी आफत आ गई है? 2 नौकरानियां तुम्हारे आगे पीछे लगाई हुई हैं। जरा भी तकलीफ हो तो फौरन मुझे खबर मिलती है। तुम जो यहाँ अकेली घूम रही हो, ये खबर भी मुझे मिल गई थी, लेकिन तुम्हें मेरी चिंता नजर नहीं आती, सिर्फ गुस्सा दिखता है। तारा दुख भरी हंसी हंसी। आपके पास सिर्फ यही दलीलें हैं? नौकरानियां हों, मेरी माँ हो या आपकी माँ, दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, इस घड़ी में एक औरत को सिर्फ अपने पति की ज़रूरत होती है। और हाँ, मुझे ये आफत ही लग रही है। कमरे की दीवारें मुझे काटने को दौड़ रही थीं, इसलिए बाहर आई। यहाँ कौन सा गैर मर्द बैठा है जिससे लाज रखूं? और ये चादर क्यों डाल दी? पहले ही सांस नहीं आ रही थी, अब ये बोझ। कभी कभी लगता है मैंने आपसे शादी करके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। उसके अल्फाज सूरज के मर्दाना गुरूर से टकरा गए। उसका चेहरा तमतमा उठा। कुछ ज्यादा ही जुबान चलने लगी है तुम्हारी। अपनी हद में रहो तारा। मैं इस लहजे का आदी नहीं हूं। तुमसे प्रेम अपनी जगह, लेकिन मैं अपनी तौहीन कभी सहन नहीं करूंगा। तारा उसके गरजते लहजे से सहम गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह खुद को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर उसके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। वह फिर से गरज कर बोला,
इस खानदान में और भी कई औरतों ने बेटे पैदा किए हैं, लेकिन तुम्हारी तरह किसी ने नखरे नहीं किए। हर वक्त नई शिकायत लेकर खड़ी हो जाती हो और मुझे कड़वा बोलने पर मजबूर करती हो। अब बस करो और अंदर चलो। तारा ने अपनी नम आंखों से एक पल के लिए उसे देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर शब्द गले में ही अटक गए। उसने धीरे से नजरें झुका लीं और बोझिल कदमों से हवेली की तरफ मुड़ गई। आंसू अब खामोशी से उसके गालों पर बह रहे थे। पीछे खड़ा सूरज प्रताप एक पल के लिए उसे जाता हुआ देखता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर नजरें दूसरी तरफ मोड़ लीं, जैसे अपने अंदर उठते किसी एहसास को दबा रहा हो। उसे तारा की फिक्र तो बहुत थी, मगर वह जताने से ज्यादा करने पर यकीन रखता था। उस पर महज एक पति की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि पूरे गांव का मुखिया होने के नाते हजारों लोगों की जिम्मेदारी भी थी। कुछ देर वह आंगन में अकेला खड़ा उसकी बातें सोचता रहा और फिर सिर झटककर पंचायत की तरफ निकल गया। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। रात की स्याही चारों तरफ फैल चुकी थी। कमरे में नाइट लैंप की हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी और बाहर कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। सूरज ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ तो उसकी नज़र बिस्तर पर बैठी तारा पर पड़ी। वह तकिए के सहारे बैठी अपने सूजे हुए पैरों को हल्के हाथों से सहला रही थी। थकान उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। सूरज कुछ कदम चलकर उसके पास बैठा। उसकी मौजूदगी महसूस होते ही तारा सीधी होकर बैठ गई, मगर चुप रही। सूरज ने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके पैरों को थामना चाहा, मगर तारा ने फौरन पैर पीछे खींच लिए। ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी, मेरे हाथ सलामत हैं, उसने तंजिया लहजे में कहा। और आप क्यों मेरे पैर छू रहे हैं? आखिर आप इस इलाके के ठाकुर सूरज प्रताप सिंह हैं। जरा ध्यान से, कहीं आपके मान सम्मान को ठेस न पहुंच जाए। सूरज ने एक पल उसे देखा, फिर जबरदस्ती उसके पैर दोबारा अपनी गोद में रख लिए और मजबूती से थामते हुए बोला, जब अपनी खुशी के लिए तुम्हारे पैरों को चूम सकता हूं तो ये सेवा भी कर सकता हूं। उसकी आवाज़ में गुस्सा कम और एक अनोखी नरमी थी जो तारा के लिए नई थी। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर सूरज के हाथों के नरम मसाज ने उसे खामोश कर दिया। वह चुपचाप उसे देखती रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली, मैं अपना केस दाई से नहीं करवाना चाहती। आज भी माँ जी किसी औरत को लेकर आई थीं। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। हम शहर के बड़े अस्पताल चलेंगे, वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। आपके पास किस धन दौलत की कमी है? अगर मेरे केस पर 1-1.5 लाख खर्च हो भी गए तो ठाकुर का खजाना खाली नहीं हो जाएगा। कम से कम हमारी संतान तो खैरियत से गोद में आएगी। सूरज ने मसाज जारी रखते हुए जवाब दिया, तारा, यहाँ के जो नियम हैं तुम्हें उन्हीं पर चलना होगा। मैं जानता हूँ तुम शहर की पढ़ी लिखी लड़की हो, मगर अब तुम इस हवेली की बहू हो। तुमने अपनी मर्जी से मुझसे ब्याह किया था और मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ हर चीज़ एक मर्यादा और उसूल के तहत होती है। तारा बेचैन होकर बोली, अगर इस दाई ने मेरा केस बिगाड़ दिया और मैं मर गई, तब आप क्या करेंगे? तब भी यही कहेंगे कि ये उसूल था? क्या आपकी नज़र में मेरी कोई कीमत नहीं है? और अगर हमारी होने वाली औलाद को कुछ हो गया तो? सूरज ने उसका पैर छोड़ दिया और सीधा होकर बैठ गया। अगर मेरी नज़र में तुम्हारी कोई कीमत न होती तो इस वक्त मैं तुम्हारे पैर नहीं दबा रहा होता। और रही बात मेरे वारिस की, तो वह सूरज प्रताप का खून है, इतना कमज़ोर नहीं होगा। जिस दाई से तुम डर रही हो, उसने पूरे गांव के बच्चे पैदा करवाए हैं। वह बहुत अनुभवी औरत है। उसके लहजे में जिद अब भी कायम थी। तारा ने मायूसी से उसे देखा, फिर करवट बदलकर लेट गई। उसकी पीठ सूरज की तरफ थी और कंधे हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे वह खामोशी से रो रही हो। सूरज कुछ देर छत को ताकता रहा, फिर वह भी लेट गया। कमरे की खामोशी में अनकहे लफ्ज़ों का बोझ बढ़ता जा रहा था। उसे गांव की परंपरा नहीं तोड़नी थी कि ठाकुर के वारिस का जन्म हवेली में ही होना चाहिए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई, तारा की आंख खुली। उसने देखा कि सूरज ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा पंचायत जाने के लिए तैयार हो रहा है। वह आईने में खुद को देखते हुए कलाई पर घड़ी बांध रहा था।
तारा थोड़ा संभल कर बिस्तर पर बैठ गई और धीमी आवाज में बोली, अगर आप जल्दी जाग गए थे तो मुझे भी जगा देते। तारा ने दबी आवाज़ में कहा, मैं आपके कपड़े निकाल देती। वो बददस्तूर आईने में अपना अक्स देखता रहा, फिर एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर पत्नियों को पति का ख्याल हो तो वो खुद ही सूरज निकलने से पहले जाग जाती हैं। लेकिन खैर, मैं तुमसे क्या शिकायत करूं? 2 महीने हो गए, तुमने कौन सा मुझे अपने करीब आने दिया है जो अब तुम्हें ये ख्याल आ रहा है कि मेरे कपड़े निकालोगी? पत्नियां वो होती हैं जो मर्यादा और पति की ज़रूरत का ख्याल रखती हैं। लेकिन तुम्हारे ड्रामे ख़त्म हो तो तुम फिर लेकिन तुम्हारे ड्रामे ख़त्म हो तो तुम पति की तरफ नज़र डालोगी ना? उसके अल्फाज तारा के दिल में तीर की तरह लगे। वो तड़प कर बोली, आप पागल हो गए हैं सूरज। आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? मेरी ये अवस्था आपको नज़र नहीं आ रही? इसके बावजूद आप ये शिकवा कर रहे हैं। मैंने आपको दूर नहीं रखा। वीर जी और डॉक्टर ने मना किया था कि आप मेरे करीब नहीं आएंगे। सूरज प्रताप ने अपनी पगड़ी दुरुस्त करते हुए आईने में ही जवाब दिया, डॉक्टर तो फजूल बातें करते हैं। ये एक स्त्री पर निर्भर करता है कि वो अपना शादीशुदा जीवन कैसे चलाती है। जब तुम्हें अपने पति का ही मोह नहीं है तो मैं तुमसे किसी और बात का क्या शिकवा करूं? उसके लहजे में खिफगी और मर्दाना अना दोनों शामिल थीं। तारा उसे देखती रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो उस नाजुक वक्त में ये सब कह रहा है। ये बातें मुझे बहुत किस्त देती हैं सूरज। आप मेरी इस हालत को नज़रअंदाज करके ऐसी बातें करते हैं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं किस हाल में हूँ और आप हैं कि बस शिकवे किए जा रहे हैं। पति औरत का सबसे बड़ा सहारा होता है। इस समय मुझे सिर्फ आपके प्रेम भरे 2 शब्द चाहिए, लेकिन आप सिर्फ मुझे दुख पहुंचा रहे हैं। उसकी आंखों में नमी अब साफ नजर आ रही थी। सूरज ने अलमारी बंद की और उसकी तरफ मुड़े बगैर बोला, तुम्हारे पास हमेशा यही रोना होता है। हर बात में अपनी पेड़ा ले आती हो। जिंदगी सिर्फ तुम्हारी हालत के गिर्द नहीं घूमती। मुझे भी अपने काम हैं, पंचायत की जिम्मेदारियां हैं। मैं जा रहा हूँ, शाम तक ही लौटूंगा। वो एक पल को रुका, फिर दरवाज़ा खोला और बगैर मुड़े बाहर निकल गया। कमरे में उसके जूतों की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मद्धम होती चली गई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ ही कमरे में एक सुनसान खामोशी छा गई। तारा कुछ लम्हे वही बैठी रही, फिर उसकी सांसें बोझल होने लगीं और रुके हुए आंसू बह निकले। वो तकिए पर सर रखकर बिलक पड़ी। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। दोपहर की धूप खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। तारा आईने के सामने बैठी अपने लंबे बालों में धीरे धीरे कंघा कर रही थी। चेहरे पर थकन के साए गहरे थे। अचानक मेज़ पर रखे मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर उसकी माँ शाहीन देवी का नाम चमक रहा था। उसने फ़ौरन कॉल उठाई। दूसरी तरफ से ममता से भरी बेचैन आवाज़ आई, कैसी है मेरी बेटी? 2 दिन से तुम्हें लगातार फ़ोन कर रही हूँ पर तुम उठा ही नहीं रही हो। बस एक छोटा सा संदेश भेज देती हूँ कि मसरूफ़ हो। माँ के लिए भी वक्त नहीं है तुम्हारे पास? तारा ने नरमी से जवाब दिया, अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, बस ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी। आप बताइए कैसी हैं? डॉक्टर के पास गई थी आप? शाहीन देवी ने उसकी बात काट दी। इन सब बातों को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, क्या सूरज तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहा है? तुम्हारा केस कहाँ होगा? कौन से बड़े अस्पताल में करवाएगा वो? तारा ने आईने में अपनी ही उदास आंखों को देखा और गहरी सांस लेकर बोली, आप जानती नहीं हैं माँ, यहाँ के नियम। उन्होंने साफ कह दिया है कि मेरा केस दाई ही हवेली में करेगी और मेरी सास तो हर दिन किसी नई दाई को बुला लाती हैं। वैसे तो एक मुस्तकिल दाई है, काली काकी, वही मेरा केस करेगी। लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा है माँ। मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही और इन लोगों की ज़िद है कि डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। हालांकि डॉक्टर ने शुरू में ही कह दिया था कि मेरा सी सेक्शन होगा। तारा की आवाज़ अब धीरे धीरे लरजने लगी थी, जैसे वो अपने अंदर के डर को मज़ीद छुपा नहीं पा रही थी। शाहीन देवी कुछ पल शांति से सुनती रहीं, फिर ज़रा खुरदरे मगर चिंता भरे लहजे में बोली, बेटा अगर ऐसी बात है तो मैं खुद सूरज से बात करूँगी। उसे समझाऊंगी कि ये कोई मामूली बात नहीं है, एक स्त्री का जीवन दांव पर लगा है। तारा फ़ौरन घबरा कर बोली, नहीं माँ, कोई ज़रूरत नहीं है। सूरज गुस्सा करने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे।
वो आपसे भी उखड़पन से बात करेंगे जो मुझसे बिल्कुल सह नहीं जाएगा। उसकी आवाज़ में अजीब सी हड़बड़ाहट थी। वो एक पल रुकी, फिर दबी आवाज़ में बोली, सूरज का दिमाग पहले ही 7वें आसमान पर रहता है, हर बात पर क्रोध। कभी कभी लगता है माँ मैं यहाँ ब्याह कर फंस गई हूँ। आपने कितना रोका था मुझे कि प्रेम में इतनी अंधी मत बनो कि एक गांव के ठोकर से ही नाता जोड़ लो, लेकिन अब मुझे आपकी बातें समझ आ रही हैं। वाकई मुझे इतना अंधा नहीं होना चाहिए था। उसके शब्द टूटते जा रहे थे और आंखों से आंसू गालों पर बहने लगे थे। वो आईने में खुद को देख रही थी, मगर जैसे अपनी ही परछाई से नज़रें चुरा रही हो। दूसरी तरफ जब शाहीन देवी ने अपनी बेटी की सिसकियां सुनी तो उनका लहजा ममता से भर गया। बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। जीवन में कठिन समय आते हैं, पर इंसान को खुद को संभालना पड़ता है। तुम इस वक्त कमज़ोर नहीं पड़ सकती। तुम्हें अपने लिए नहीं तो अपने होने वाले बच्चे के लिए शक्ति इकट्ठी करनी होगी। सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर सब भला करेगा। तुम बस अपना ध्यान रखो और ज़्यादा सोचो मत। माँ की वही पुरानी ममता और दिलासा था जिसने तारा के बोझल दिल को थोड़ा सहारा दिया। वो खामोशी से सुनती रही। आंसू अब भी बह रहे थे, मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सर हिला दिया। कमरे में दोपहर की वही जर्द रोशनी फैली हुई थी, मगर उसके मन का अंधेरा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया। रात का सन्नाटा हवेली में पसरा हुआ था। बाहर कहीं दूर से बर्तनों की हल्की आहट आ रही थी, जैसे नीचे सब लोग भोजन करके उठ रहे हों। दरवाज़ा धीरे से खुला और तारा बोझल कदमों के साथ अंदर आई। उसके हाथ में भोजन की थाली थी जिसे वो बड़ी मुश्किल से संभाले हुए थी। थकन और चिड़चिड़ापन उसके चेहरे से साफ जाहिर था। सामने सोफे पर सूरज प्रताप बैठा था। उसका अंदाज हमेशा की तरह अक्खड़ और गंभीर था। आपके भी अजीब नखरे हैं। जब सब नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे तो आप वहाँ क्यों नहीं बैठे? उसके लहजे में थकन के साथ झंझलाहट भी थी। सूरज ने उसकी तरफ देखे बगैर स्पॉट लहजे में जवाब दिया, क्यों? यहाँ लाकर देने में तुम्हें बड़ी समस्या हो रही है? तारा फौरन तीखे लहजे में बोली, आखिर आपके साथ दिक्कत क्या है? हर वक्त क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं? इंसान कब तक आपकी कड़वी बातें सहता रहेगा? ये सब आपकी ही वजह से तो हो रहा है। मैंने आपको लाख समझाया था कि अभी हम संतान प्लान नहीं करते, लेकिन आपको बड़ी जल्दी थी कि मेरा वंश आगे बढ़ना चाहिए, मुझे मेरा वारिस चाहिए। अब जब मैं आपको आपका वारिस दे रही हूँ तो आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? उसकी आवाज़ अब ऊंची हो चुकी थी और आंखों में गुस्से और दुख के आंसू चमकने लगे थे। सूरज प्रताप ने झटके से सर उठाया और गरज कर बोला, नीची आवाज़ में बात करो तारा, भूलो मत कि मैं कौन हूँ और तुम किस जुबान से लड़ रही हो। उसकी आंखों में गुस्से की सुर्खी वाज़ेह थी, मगर तारा इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो एक बार फिर चिल्लाकर बोली, आप जैसे कठोर इंसान से ब्याह करके मुझे सिवाय पछतावे के कुछ नहीं मिला। एक स्त्री को तभी पता चलता है कि उसका पति कैसा है जब वो उस पीड़ा से गुजर रही होती है। मेरे इस हाल में आपने मुझे सिवाय किस्त के कुछ नहीं दिया। सूरज गुस्से से बिफर गया और एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए हाथ उठाकर बोला, एक थप्पड़ मारकर तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर अब एक शब्द भी बोला। अभी के अभी चुप हो जाओ। मगर तारा जैसे आपे से बाहर थी। वो फिर चीखी, नहीं होंगी चुप। क्या कर लेंगे आप? आपको लगता है मैं जीवन भर आपकी गुलामी करती रहूंगी? बस बहुत हो गया। अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। उसके अल्फाज अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि अचानक उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। उसने एक लम्हे को अपना सर थामा, जैसे ज़मीन उसके पैरों तले से निकल गई हो। उसकी नज़र धुंधलाने लगी और फिर अचानक उसकी नाक से खून की धार बहने लगी। वो बुरी तरह लड़खड़ाई। सूरज के चेहरे का रंग उड़ गया। वो फ़ौरन आगे बढ़ा और उसे थाम लिया। तारा का जिस्म ढेर होता जा रहा था। उसकी आंखें बंद होने लगीं और वो अगले ही पल सूरज की बाहों में बेहोश हो गई। सूरज की सांस जैसे सीने में ही अटक गई। उसने घबराहट में उसके गाल थपथपाए। तारा, आंखें खोलो तारा, सुन रही हो तुम? कोई जवाब ना पाकर उसका खौफ जुनून में बदल गया। वो ज़ोर से चिल्लाया, कोई है? काकी, माँ जी, जल्दी आओ, इसकी तबीयत बिगड़ रही है। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। माँ जी ने फ़ौरन दाई को बुलावा भेजा। तारा को बिस्तर पर लिटा दिया गया था। तकरीबन 10 मिनट बाद काली काकी पहुँच गईं
और मर्दों को कमरे से बाहर निकाल दिया गया। वक्त जैसे थम गया था। कुछ देर बाद कमरे से एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। ठाकुर ख़ानदान का पहला वारिस तारा का बेटा पैदा हो चुका था। एक मुलाजमा भागकर बाहर आई और सूरज को खुशखबरी दी, लेकिन सूरज ने जो हुक्म दिया उसे सुनकर मुलाजमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सर झुकाकर वापस अंदर चली गई। कमरे के अंदर पसीने और दवाओं की भारी बू फैली हुई थी। तारा अधमुई हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। उसका चेहरा पीला, होंठ खुश्क और सांसें उखड़ी हुई थीं। उसकी नज़रें बामुश्किल बच्चे की तरफ उठीं। एक कमज़ोर सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई, जैसे अपनी जान की बाजी लगाकर उसने सुकून पा लिया हो। मगर अगले ही पल उसकी आंखें दोबारा बंद होने लगीं। मुलाजमा दाई के करीब आई और दबी आवाज़ में बोली, काकी, छोटे ठाकुर ने कहा है कि बहू जी के नीचे एक टांका इजाफी लगा दें। काली काकी ने एक लम्हे को हाथ रोका, फिर मतलब समझकर सर हिलाया। वो तारा की तरफ मुड़ी और बोली, बहू जी, बस थोड़ा सा और सहना होगा। तारा ने नगाहत से आंखें खोलने की कोशिश की। क्या मतलब? नहीं, मैं अब कुछ सहने की शक्ति नहीं रखती। मेरी हालत ठीक नहीं है, मुझे छोड़ दें। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मुलाजमा ने हिचकिचाते हुए कहा, खाकी, इनकी हालत बहुत बिगड़ी हुई है, शायद ये दर्द बर्दाश्त ना कर पाएं। दाई ने उसे घूर कर खामोश करा दिया। जो ठाकुर ने कहा है वही होगा, तुम अपना काम करो। फिर वो तारा पर झुक गई। बहू जी, बस एक पल की बात है, चुपचाप लेटी रहो। नहीं नहीं, मैं नहीं करवाऊंगी। मेरी हालत देखें, मैं मर जाऊंगी। प्रभु के लिए मत करें। तारा की आंखों से आंसुओं का समंदर बहने लगा। वो कमज़ोर हाथों से चादर को मुट्ठी में भींचने लगी, जैसे खुद को बचाना चाहती हो, मगर उसके जिस्म में जान ही कहाँ थी। दाई ने इशारा किया, इसे मजबूती से पकड़ो। दूसरी औरत ने तारा के कंधों को दबाकर उसे बिस्तर से चिपका दिया। तारा तड़प कर चीखी, नहीं, ईश्वर के लिए मत करें, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मुलाजमा ने घबरा कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि चीख बाहर ना जाए। तारा का जिस्म झटकों से हिलने लगा। उसके नाखून बिस्तर की चादर में धुस गए। वो पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर दर्द की शिद्दत उसके हवास छीन रही थी। कमरे में उसकी दबी दबी सिसकियां और टूटती सांसों की आवाज़ गूंजती रही। चंद लम्हे जो सदियों जैसे थे बीत गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता तारा का जिस्म ढेर हो गया। उसकी मज़ाहमत ख़त्म हो गई और वो फिर से बेहोशी की गहरी वादियों में उतर गई। दाई ने अपना काम पूरा किया और बेहिसी से पीछे हट गई। मुलाजमा ने आहिस्ता से तारा के मुंह से हाथ उठाया। तारा की सांसें अब भी उखड़ी हुई थीं। दर्द की शिद्दत ने उसे बोलने के लायक नहीं छोड़ा था। उसके गोरे चेहरे पर पीड़ा की नीली लकीरें खींच गई थीं और आंसू कनपट्टियों से होते हुए बालों में जज्ब हो रहे थे। बाहर आंगन में शहनाइयों और बुदवाइयों का शोर था। ठाकर हवेली के वारिस के आने का जश्न था, मगर उस बंद कमरे में एक माँ अपनी ममता की कीमत अपने जिस्म के लहू और गराहों से झुका रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के शोरोगुल के बाद अब हर तरफ सन्नाटा पसरा था। कमरे में नाइट लैंप की मध्यम जर्द रोशनी फैली हुई थी। तारा बिस्तर से टेक लगाए बैठी थी। उसकी गोद में उसका नौज़ायदा बेटा था, जिसे वो सीने से लगाए दूध पिला रही थी। उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ चुके थे और हर जंबिश से निगाहत झलक रही थी। दरवाज़ा खुला और सूरज प्रताप अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही तारा ने तड़प कर रुख मोड़ लिया। सूरज धीरे से बिस्तर के किनारे बैठा और उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से बोला, कैसी हो तारा? बहुत बहुत बधाई हो, हमारा वारिस आ गया है। उसके लहजे में फातिहाना खुशी थी। तारा ने बिना उसकी तरफ देखे पथरीले लहजे में जवाब दिया, मुझसे बात मत करें ठाकुर साहब। इस दाई के ज़रिए आपने जो नर्क मुझे दिखाया है वो मैं जीते जी नहीं भूलूंगी। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप शहर के पढ़े लिखे इंसान होकर ऐसी गिरी हुई सोच रखते हैं। अगर ब्याह से पहले मुझे आपके इस भयानक रूप का पता होता तो मैं कभी इस हवेली की चौखट पार न करती। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, मगर अल्फाज जहर में बुझे हुए थे। सूरज ने एक लंबी सांस ली और उसके और करीब होते हुए बोला, देखो तारा, ये सब कहकर मुझे दुखी मत करो। मैं पढ़ा लिखा हूँ, पर इस रियासत का मुखिया भी हूँ। यहाँ की मर्यादा और रीत रिवाज को मैं ठुकरा नहीं सकता। और रही बात तुम्हारी तकलीफ़ की, तो तुम मेरे जज्बात भी तो समझो। 2 महीने मैंने सब्र किया, तुम्हारी हालत देख कर दूरी बनाए रखी। अब मेरा अधिकार है कि बेटे की खुशी में मैं तुम्हारे साथ अपनी सुहागरात मनाऊं।
तारा का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। वो खौफ और हैरत से चिल्लाई, आप पागल हो गए हैं सूरज? आपको अंदाज़ा भी है मैं किस हाल में हूँ? अभी तो मेरे जिस्म से लहू बहना बंद नहीं हुआ। डॉक्टर और दाई दोनों सख्ती से मना किया है कि 40 दिन तक पति करीब ना आए। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो दाई को फ़ोन करके पूछ लें। मेरा बच्चा छोटा है, अगर मुझे कुछ हो गया तो उसे कौन संभालेगा? ये लोग उसे मरने के लिए छोड़ देंगे। मैं अपनी औलाद के लिए जीना चाहती हूँ। उसकी सांसें तेज़ होने लगीं और वो घबराहट में कांपने लगी। सूरज ने उसकी बात काटते हुए उसका हाथ झटके से पकड़ लिया। ये सब बहाने बंद करो, तुम बस मुझ पर ध्यान दो, सिर्फ मेरा सोचो। बच्चे को एक तरफ करो। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि तारा की कलाई नीली पड़ने लगी। तारा ने हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। सूरज, भगवान के लिए क्यों मुझे मारना चाहते हैं? मेरे बेटे पर तरस खाएं। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला, मगर सूरज के चेहरे पर वही पत्थर जैसी सख्ती थी। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो तारा, बेहतर है कि शांत हो जाओ। उसने हुक्म दिया और ज़बरदस्ती बच्चे को उसकी बाहों से छीन लिया। तारा ने तड़प कर बच्चे को थामना चाहा, मगर कमज़ोरी ने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। सूरज ने रोते हुए बच्चे को पास रखे पालने में डाल दिया और उसकी तरफ से रुख मोड़ लिया। तारा बेबसी से उसे देखती रही। उसकी आंखें खौफ से फैली हुई थीं। सूरज ने आगे बढ़कर कमरे का स्विच ऑफ कर दिया और पूरा कमरा गहरे खौफनाक अंधेरे में डूब गया। कमरे में अब सिर्फ खिड़की से आती चांदनी की मध्यम लकीर बाकी रह गई थी। तारा की दबी दबी सिसकियां उस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थीं, जैसे उसका वजूद अंदर से किरची किरची हो रहा हो। सूरज प्रताप ने उसके हर एहतजाज को पैरों तले रौंद डाला और उसकी उखड़ती सांसों पर अपना तसल्लत जमा लिया। रात कतरा कतरा पिघलती रही और अपना मतलब पूरा करने के बाद वो बेहिसी से करवट बदल कर सो गया। रात के 3 बज रहे थे। कमरे में गहरा अंधेरा था और खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दों को हल्का सा हिला रही थी। सूरज गहरी नींद में था, मगर अचानक उसके कानों में किसी के गराहने की आवाज़ पड़ी। पहले तो उसने झंझलाकर करवट बदली, मगर आवाज़ मुसलसल भटती गई। तंग आकर उसने आंखें खोली और पलट कर देखा। तारा दर्द से तड़प रही थी। उसका जिस्म बेकाबू होकर लरज़ रहा था और होंठों से कुरबनाक सिसकियां निकल रही थीं। सूरज ने तेवरी चढ़ाकर सख्त लहजे में कहा, तारा, सहना सीखो। क्या हो गया है तुम्हें? हर बात पर तमाशा करना ज़रूरी है? उसकी आवाज़ में बेजारी थी, मगर तारा की हालत बिगड़ती चली गई। सूरज ने गुस्से में उठकर लाइट जला दी। कमरा रोशनी से भर गया, मगर सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सफ़ेद चादर पूरी तरह खून से सुर्ख हो चुकी थी और वो लहू थमने का नाम नहीं ले रहा था। तारा का चेहरा हल्दी की तरह जर्द पड़ चुका था और वो नीम बेहोशी में तड़प रही थी। सूरज फ़ौरन उसके करीब आया। उसके हाथ कांपने लगे। तारा, ये क्या हो रहा है? सुन रही हो तुम? उसकी आवाज़ में अब पहली बार मौत जैसा खौफ शामिल था। तारा बड़ी मुश्किल से आंखें खोले। उसकी नज़रों में एक आखिरी इल्तिजा थी, मगर अल्फाज लबों तक ना आ सके। अगले ही लम्हे उसका जिस्म ढेर हो गया और वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गई। सूरज का दिल जैसे सीने में थम गया। उसने झुककर तारा को बाहों में उठाया। राहदारी में निकलते ही वो धाड़ा, कोई है? जल्दी आओ, बच्चे को संभालो, मैं इसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। उसकी आवाज़ में ऐसी दहशत थी कि सोई हुई मुलाजमा हड़बड़ाकर उठी और अंदर की तरफ भागी। सूरज के अपने कपड़े तारा के खून से भीग रहे थे, मगर उसे होश नहीं था। वो दीवाना वार भागता हुआ गाड़ी तक आया, उसे पिछली सीट पर लिटाया और पूरी रफ्तार से अस्पताल की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। सड़कें सुनसान थीं, सिर्फ इंजन का शोर रात के सन्नाटे को चीर रहा था। आईने में पीछे देखता तो तारा बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। पहली बार उसकी अना के बुत टूट रहे थे और एक वाज़े पछतावा उसकी आंखों में उतर रहा था। अस्पताल पहुंचते ही तारा को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। सफ़ेद दीवारें, एंटीसेप्टिक की बू और वो जानलेवा खामोशी सूरज के असाब पर सवार हो रही थी। सुबह की पहली किरणें अस्पताल के कॉरिडोर में फैल रही थीं। सूरज बेंच पर सर झुकाए बैठा था। उसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे, जैसे वो किसी अनजाने पाप का प्रायश्चित कर रहा हो। उसके जहन में बार बार वही मंजर घूम रहा था, खून से भरा बिस्तर और तारा की वो बुझती हुई आंखें। उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उसने क्या कर दिया है। अगर वो 2 महीने रुक गया था तो कुछ दिन और भी रुक सकता था। उसकी मर्दाना अना ने उससे वो सब छीनने की कोशिश की थी जो शायद अब कभी वापस ना आ पाए। उसका अपना वजूद अब उसे खोखला लग रहा था।
उसने बिला वजह क्यों जल्दबाजी दिखाई? उसे इन बातों का भली भांति ज्ञान था कि एक स्त्री उस समय कितने नाजुक मोड़ से गुजर रही होती है। मर्द को हर कदम पर सावधानी बरतनी चाहिए, मगर उसकी मुरक्ता ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वो अपने ही विचारों में खोया हुआ था कि अचानक दरवाज़ा खुला और डॉक्टर साहबा बाहर आईं। सफ़ेद कोट में मलबूस उनके चेहरे पर गंभीरता थी। सूरज प्रताप ने उन्हें देखते ही झटके से सर उठाया और फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ में बेचैनी साफ थी। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? वो ठीक तो है ना? उसका बहुत लहू बह रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे होश आ गया है ना? कहने को वो इलाके का ठाकर था। कई खून खराबे उसने अपनी आंखों से देखे थे, कई पंचायतों में कड़े फैसले किए थे, लेकिन आज अपनी पत्नी को मौत के मुख में देख के उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो जो पिछले 2 महीनों से उसके साथ रूखा सूखा व्यवहार करता आया था, आज उसे इस कदर पीड़ा में देखकर उसकी अपनी आंखें भर आई थीं। डॉक्टर ने एक तीखी नज़र उस पर डाली, जैसे वो उसके चेहरे पर लिखी निदामत पड़ रही हो। फिर कड़े लहजे में बोली, आपकी पत्नी अभी खतरे से बाहर है, लेकिन जो हालत आपने उसकी की है वो तो किसी शत्रु के साथ भी नहीं की जाती। सूरज एक लम्हे को साकित रह गया, उसके होंठ खुश्क हो गए। डॉक्टर ने बात जारी रखी, आपको अंदाज़ा भी है कि पालक के जन्म के फ़ौरन बाद स्त्री के शरीर किस हालत में होता है? उस समय ग्रीवा खुली होती है, अंदरूनी घाव ताज़े होते हैं, रक्त का बहाव आम से ज़्यादा होता है और शरीर इंतहाई निर्बल होता है। ऐसे वक्त में पोंछरा और स्वच्छता की कड़ी ज़रूरत होती है। अगर इस दौरान कोई भी जिस्मानी दबाव या संबद्ध बनाया जाए तो अधिक ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, यहाँ तक के प्राण जाने का भी भय होता है। आप कोई नादान बालक नहीं हैं, समझदार पुरुष हैं, इसके बावजूद ऐसी भूल? मैं हैरान हूँ। उनकी आवाज़ अब वाज़े तौर पर कठोर हो चुकी थी। सूरज ने नज़रें झुका ली, उसके पास कोई अतर नहीं था। डॉक्टर ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया, आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी अगर ऐसी लापरवाही करेंगे तो दोष किसका होगा? आपको कम से कम इतना तो ज्ञान होना चाहिए था कि डिलीवरी के बाद 40 दिन तक स्त्री को पूर्ण शराम दिया जाता है। ये कोई पुरानी रीत नहीं, बल्कि मेडिकल ज़रूरियात है। इस दौरान शरीर खुद को फिर से स्वस्थ करता है, घाव भरते हैं, हार्मोन्स नॉर्मल होते हैं। आपने इस पूरे चक्कर को संकट में डाल दिया। ईश्वर का धन्यवाद करें कि आप समय रहते उन्हें अस्पताल ले आए, वरना आज आप जीवन भर खुद से नज़रें नहीं मिला पाते। वो मुनी खड़ा सब सुनता रहा, चेहरे पर पछतावा साफ था। उसने धीरे से कहा, मुझे ज्ञान नहीं था, मैंने सोचा सब ठीक होगा। मुझे अगर ज़रा भी भांप होता कि उसकी दिशा ऐसी हो जाएगी तो मैं चाहकर भी उसे हाथ ना लगाता। बस एक अनजानी भूल ने सब बर्बाद कर दिया। डॉक्टर ने फ़ौरन बात काटी, नहीं, आपने सोचा ही नहीं। अगर आप सोचते तो आज ये नौबत ना आती। अभी भी वो अधिक ब्लीडिंग की वजह से बहुत निर्बल है। हमने समय पर उन्हें संभाल लिया, वरना आप शायद अपनी पत्नी को खो देते। आपकी संतान कहने से पहले ही उसे ममता से वंचित हो जाती। सूरज एक पल को लड़खड़ा गया, उसने सर मज़ीद झुका लिया। डॉक्टर का लहजा अब थोड़ा नरम हुआ। फ़िलहाल उसकी हालत बेहतर है, वो होश में है लेकिन बहुत कमज़ोर है। हम उसे एक दिन मज़ीद अपनी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद अगर सब आम रहा तो डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन आपको कड़ी हदायत दी जाती है कि आइंदा कम से कम 6 हफ्ते पूर्ण श्राम करवाएं, कोई जिस्मानी संबंध नहीं, और इसके भोजन और स्वच्छता का ख़ास ख्याल रखें। अगर दोबारा ऐसी चौक हुई तो परिणाम इतना आसान नहीं होगा। सूरज ने आहिस्ता से सर हिलाया, जी मैं ध्यान रखूँगा, ऐसी भूल दोबारा नहीं होगी, मैं वचन देता हूँ। उसकी आवाज़ मध्यम थी, उसमें अब वो ठाकुर वाला घमंड बाकी नहीं रहा था। डॉक्टर ने आखिरी नज़र उस पर डाली और कहा, अभी आप जाकर उसे देख सकते हैं, लेकिन उसे परेशान मत कीजिएगा, उसे विश्राम की ज़रूरत है। ये कहकर डॉक्टर वापस मुड़ गई। सूरज प्रताप कुछ पल वहीं साकित खड़ा रहा, फिर बोझल कदमों से कमरे की तरफ बढ़ा। उसके दिल पर ऐसा बोझ था जो शायद अब कभी हल्का नहीं होने वाला था। उसने धीरे से दवार खोला। सामने तारा बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटी थी। ड्रिप के ज़रिए उसे रकत चढ़ाया जा रहा था। वो दूर से उसे देखता रहा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी पत्नी की नज़रों का सामना कर सके। अगला दिन बीत गया। रात का वक्त था। अस्पताल के कमरे में मशीनों की बीप बीप खामोशी को चीर रही थी। तारा होश में थी, मगर चेहरा अब भी जर्द था। उसकी बाहों में उसका नन्हा लाल था।
जो माँ की ममता की गरमाइश पाकर सुकून से सो रहा था। उसे नर्सरी में रखने की बहुत कोशिश की गई थी, मगर बच्चे का रोना किसी से सहा नहीं गया और सूरज के हुक्म पर उसे माँ के पास ले आए। तारा ने उसे ऐसे सीने से लगा रखा था जैसे अब उसे कभी खुद से अलग नहीं होने देगी। बेड के पास रखी कुर्सी पर शाहीन देवी बैठी थी। वो कुछ देर पहले ही अस्पताल पहुंची थी और अपनी बेटी की हालत देखकर उनकी आंखें लहू की तरह सुर्ख हो रही थीं। उनके चेहरे पर कड़ी सख्ती और आंखों में नमी थी। वो बार बार अपनी बेटी को देखती और फिर नज़रें फेर लेती, जैसे अपना किले फटता देखकर खुद को संभाल रही हूँ। कमरे में दम घुटती खामोशी थी कि अचानक दीवार खुला और सूरज प्रताप अंदर दाखिल हुआ। उसने एक नज़र तारा पर डाली, फिर शाहीन देवी को देखकर धीरे से प्रणाम किया। प्रणाम माँ जी। शाहीन देवी फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो जैसे उसी पल का इंतज़ार कर रही थी। उनका गुस्सा अब ज्वालामुखी की तरह फटने को था। उन्होंने सूरज की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने क्या समझ रखा था? मेरी बेटी लावारिस है? तुम इसके साथ जो चाहोगे करते रहोगे और तुमसे प्रश्न करने वाला कोई नहीं होगा। उनकी आवाज़ में क्रोध और पैड़ा दोनों थे। मैंने अपनी बेटी तुम्हें बेची नहीं थी, कन्यादान किया था तुम्हारे साथ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी संतान पर ऐसा अत्याचार करो। सूरज ने नज़रें झुका ली। माँ जी, मैं आपसे बात करता हूँ। वो फ़ौरन उनकी बात काटते हुए बोली, बस जितनी बात तुमने करनी थी तुम कर चुके हो। ये मेरी बेटी है, कोई पशु नहीं जिस पर तुम अपनी मनमानी चलाते रहो। मैंने तुम्हें लाख समझाया था कि डिलीवरी अस्पताल में करवाना, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। और जब डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि पालक के जन्म के बाद संबंध नहीं बनाना, तो फिर तुमने ये पाप क्यों किया? तुम्हें अपनी पत्नी का ख्याल नहीं आया और ना ही उस नन्हे जीवन का। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो तुम क्या उत्तर देते? तुम तो आराम से कह देते कि तुम्हारा अधिकार है, पर मैं तो खाली हाथ रह जाती। उनकी आवाज़ ऊंची हो गई और आंखें झलक पड़ी। तुम और तुम्हारा ठाकुर ख़ानदान सब निर्दयी हो। मेरी बेटी अब तुम्हारे साथ उस नरक में नहीं जाएगी। मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। उनके शब्द कमरे में गूंज गए। सूरज ने गहरी सांस ली। देखिए, मैं अपनी करनी पर लचत हूँ। मुझे अपनी भूल का एहसास है, लेकिन आप इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती। ये ठाकुर हवेली की पहली खुशी है। मेरा वारिस है और तारा मेरी पत्नी है। मुझसे चूक हो गई, पर आइंदा ऐसा नहीं होगा। तारा मेरे साथ ही जाएगी। उसके लहजे में अब नरमी थी, मगर वह पुरानी जिद अब भी कहीं न कहीं बाकी थी। वो मज़ीद कुछ कहना ही चाहता था कि बिस्तर पर लेटी तारा ने कमज़ोर मगर अटल आवाज़ में कहा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों की नज़रें तारा पर जम गईं। वो बड़ी मुश्किल से सहारा लेकर बैठी और बोली, बस बहुत हो गया। मैं अब मज़ीद नहीं सह सकती। मैं अपनी माँ के साथ ही जाऊंगी, क्योंकि आपने जो मेरे साथ किया है वो किसी पति का नहीं, एक दरिंदे का काम है। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज़ में पहाड़ जैसी मजबूती थी। सूरज जैसे पत्थर का हो गया। वो उसे देखता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तारा ने उसे ये सब कह दिया है। वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। उसने फ़ोन देखा और खामोशी से मुड़कर बाहर चला गया। 2 दिन बीत गए। तारा अस्पताल से छुट्टी पाकर अपनी माँ के घर आ गई थी। रात के 10 बज रहे थे। शाहीन देवी के घर में हल्की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। कमरे में शांति थी, पर दिलों का बोझ अब भी बरकरार था। तारा नन्हे पालक को दूध पिलाकर थकी हारी सांसें ले रही थी। उसके हाथों में अब भी वही ममता की नरमी थी, मगर दिल पर लगे जख्म अब भी हरे थे। मगर आंखों में थकन और चिंता साफ थी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और सूरज प्रताप अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही तारा ने फ़ौरन मुंह फेर लिया। उसके चेहरे पर अब भी वही सर्द मेहरी थी। सूरज चंद पल शांति से उसके सामने खड़ा रहा। कमरे की मध्यम रोशनी उसके चेहरे की सख्ती और आंखों की घबराहट साफ दिख रही थी। फिर वो धीमे मगर कठोर लहजे में बोला, कब तक मैके में बैठने का इरादा है? तुमने बिला वजह इस बात को अपनी अना का प्रश्न बना लिया है। मुझे अपनी करनी पर लजा है और मैं अपनी भूल मान भी रहा हूँ। अब क्या चाहती हो? क्या मैं तुम्हारे पाँव पकड़कर क्षमा मांगूं? पूरे ख़ानदान में थू थू हो रही है। तारा ने धीरे मगर अटल लहजे में कहा, आपको सिर्फ अपने मान सम्मान और ख़ानदान के रुतबे की चिंता है। कभी मेरी चिंता की है? कभी मेरे बारे में सोचा है? माना कि मैं अपनी मर्ज़ी से ब्याह कराई थी, पर क्या इसमें आपकी मर्ज़ी शामिल नहीं थी? हम एक दूसरे को प्रेम करते थे, पर शादी के बाद आपने हर पल मुझे यही जताया कि ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। आप ठाकुर हैं, मुखिया हैं,
मैं मानती हूँ, पर मैं आपकी पत्नी हूँ। जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो उसके मित्र नहीं बनाए थे, उसकी पत्नी बनाई थी। ये बात आपको समझ क्यों नहीं आती? उसकी आवाज़ में क्रोध और दुख दोनों थे। आंखें संजीदगी से चमक रही थीं। सूरज ने एक पल उसकी बातें सुनी, फिर लहजा थोड़ा नरम करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अब घर चलना है? तारा ने फौरन जवाब दिया, नहीं चलना। अगर आप मुझे एक अलग घर में रख सकते हैं तो मैं आपके साथ चलूँगी, वरना मैं अपने मेके में ही भली हूँ। मेरी माँ मुझे खिला सकती है। उसके लहजे में फैसला कुन अंदाज था। सूरज के चेहरे पर थोड़ी झंझलाहट आई। फिर वो धीरे से सर हिलाकर बोला, पागल हो गई हो तुम? रहो अकेली यहीं। और बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। तारा ने अपने बालिक को सीने से लगा लिया। उसका नन्हा सर तारा के दिल की धड़कनों के करीब था। वो खुद को बहुत मुश्किल से रोने से रोक रही थी। अब बस बहुत हो गया था। वो मज़ीद ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। 15 दिन और बीत गए। बालकोनी में रात की शीतल चांदनी फैली हुई थी। तारा रीलिंग पर हाथ रखे आकाश की तरफ देख रही थी, जहां तारे चमक रहे थे। अचानक पीछे से चाप सुनाई दी। वो पलटी तो सूरज प्रताप सामने खड़ा था। उसके कंधे झुके हुए थे और आंखें थकन से सुर्ख थीं। वो कुछ कहती उससे पहले ही सूरज ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। तारा एक पल के लिए सुन्न हो गई। उसे हैरत भी थी और सुकून भी। चंद लम्हों बाद सूरज पीछे हटा और उसकी आंखों में देखकर बोला, इन 15 दिनों में मुझे ये समझ आ गया है कि वाकई जब भगवान ने मनुष्य को बनाया था तो दोस्त या रिश्तेदार नहीं, सबसे पहले पत्नी बनाई थी। तुम्हारी मांग है कि तुम अलग घर में रहना चाहती हो, मुझे मंजूर है। जब से हमारा ब्याह हुआ है तुम एक दिन के लिए भी मैके नहीं गई थी। मैं पूरी तरह तुम पर ही निर्भर हो गया था। अपनी गरीबावस्था में भी तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा, हालांकि धर्म मेरा था। इन सब बातों का निचोड़ ये है कि तारा, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे अपनी हर भूल का एहसास हो गया है। प्लीज़ घर चलो। मेरा कमरा तुम्हारे बिना सुनसान हो गया है। मैं तुम्हें अलग घर दूंगा, हमारी छोटी हवेली। वहाँ हम साथ रहेंगे। तारा ने थोड़ी देर खामोशी के बाद पूछा, आपको अचानक ये सब क्यों महसूस हुआ? सूरज ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है तारा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें कितनी पीड़ा दी। मैं लचत हूँ। उस कमरे की अकेली रातों ने मुझे समझा दिया है कि पत्नी और संतान के अलावा अब कोई नहीं होता। मैं फिर कभी तुम्हें ये महसूस नहीं होने दूंगा कि मैं निर्दयी हूँ। तारा ने धीरे से आंखें बंद की और फिर नरमी से उसकी तरफ मुड़ दी। सूरज ने उसे फिर से गले लगा लिया। अब उनके दिल की धड़कनें एक हो गई थीं। उसे गोशी में बोली, मैं आपको क्षमा करती हूँ, पर रहूँगी अलग घर में ही। सूरज ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। ठीक है, बस तुम खुश रहो। अब हम साथ हैं और मेरा वचन है कि तुम्हें दोबारा कष्ट नहीं दूंगा। तारा ने बालिक को करीब थाम लिया और सूरज ने अपना हाथ तारा के कंधे पर रखा। दोनों बालकनी में चांदनी तले खड़े थे। दिल की घबराहट अब मुकम्मल शांति में बदल गई थी। वो जान चुके थे कि ये सबक उनके रिश्ते की नई बुनियाद बनेगा। रात की खामोशी में वो अपने मुस्तकबिल की तरफ देख रहे थे, जहाँ अब सिर्फ प्रेम, सम्मान और विश्वास की रोशनी थी।